हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का जो लेक्चर नंबर है वो 19 है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। ओवरऑल अगर सीरीज की हम बात करें तो आज 19th लेक्चर है। आज हम क्या देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि ये सारे टॉपिक्स आपके जीआई सिस्टम के हैं, जिसमें हमने मेजरली 60% चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिसऑर्डर ऑफ बाइलरी सिस्टम। जो बाइलरी सिस्टम है आपका, जो बाइल डक्ट, वो बाइलरी सिस्टम पूरा है, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो नॉर्सेट है, DSS भी है, ESIC है, जितने भी इंडिया में नर्सिंग एग्जाम होते हैं, तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हैं टिल अभी की डेट तक, वो सारे मैं आज आपको डिस्कस करवा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ बाइलरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ बाइलरी सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। अब ये कह रहा है, देखो एक्यूट वर्ड से आपको पता चलना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्यूट का मतलब हो गया सडनली, एकदम से, अचानक से। तो ये कह रहा है व्हाट इज एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। अब हमको पता होना चाहिए कि कॉलीसिस्टाइटिस होता क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आइटिस वर्ड जहां भी आएगा, इस आइटिस का मतलब ही क्या होता है, इस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। क्लियर। तो अब ये कॉलीसिस्टाइटिस का मतलब क्या हो गया, क्या इन्फ्लेमेशन स्टमक में हो तो तब बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते थे, गैस्ट्राइटिस बोलते थे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो तो ये भी नहीं आएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लेडर, तो बिल्कुल इसका आंसर सी बन जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लेडर। इसे हम क्या कहते हैं, कॉलीसिस्टाइटिस। याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2022। अब कोई सोच रहा होगा इतना बेसिक क्वेश्चन कब पूछते हैं, तो देखो 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग 2.5 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पे पूछा गया था, झारखंड SSC नर्सिंग स्टाफ, जुलाई में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इज इट क्लियर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है डायरेक्टली, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो देखो क्वेश्चन किस तरह से है, कंडीशन कॉलीलिथियासिस। अब वहां पे सिस्टाइटिस था, ठीक है, आइटिस था, इन्फ्लेमेशन। अब लिथियासिस, जब भी लिथियासिस आया तो रिलेटेड टू स्टोन, याद रखना। ठीक है, तो देखो लिखा भी है यहाँ पे, रेफर टू स्टोन इन। जब भी लिथियासिस वर्ड जुड़ जाए तो स्टोन है। अब कॉली क्या है, तो गॉल ब्लेडर से रिलेटेड है, तो ये क्या है, कंडीशन कॉली लिथियासिस रेफर टू स्टोन इन। किसमें स्टोन है, आंसर मैंने बता दिया आपको, बहुत ही इजी आंसर था इसका, गॉल ब्लेडर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर कॉलीसिस्टाइटिस बोलेगा तो वो इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लेडर है, और अगर कॉलीलिथियासिस बोलेगा तो वो स्टोन इन गॉल ब्लेडर है। इज इट क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरह से, देखो कितनी प्यारी डायग्राम है, एक ही डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला पोर्शन जो ये लिवर है, लिवर में यहाँ नीचे की तरफ ये गॉल ब्लेडर होता है। क्लियर, ये थैली जैसी जो है ये गॉल ब्लेडर, और गॉल ब्लेडर की डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। और ये ऊपर से आ रही है बाइल डक्ट, और गॉल ब्लेडर की डक्ट बाइल डक्ट के साथ जुड़ती है और बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट नीचे। अब इसके अंदर ये देख सकते हो आप स्टोन्स, ये देखो स्टोन्स, इसी को क्या बोलेंगे, कॉलीलिथियासिस। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां पे पूछा गया है, ये इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2017 में क्वेश्चन आया है। सवाल क्या कह रहा है हमें, द कंडीशन in which stones are located in the common bile duct। अब ये हमें कह रहा है कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्या बाइलरी सिरोसिस कहते हैं, क्या कॉलीलिथियासिस कहते हैं। कॉलीलिथियासिस तो अभी हमने देख लिया, ये क्या है, स्टोन है, लेकिन कहां पे, गॉल ब्लेडर में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉलिडो कॉलीलिथियासिस। तो याद रखना कॉलिडो कॉलीलिथियासिस ही क्या होता है, ये होता है स्टोन इन बाइलरी सिस्टम। अगर बाइलरी सिस्टम में स्टोन आ गया है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलिडो कॉलीलिथियासिस। ठीक है, अब कॉलिडो कॉलीलिथियासिस जो भी आपने प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग में एक बार बता देता हूँ, CHOLEDOCHOLITHIASIS। कॉलिडो कॉलीलिथियासिस कौन सी कंडीशन हो गई, जिसमें स्टोन, देखो लिथियासिस से हमें पता चल गया कि स्टोन प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होता है आपकी बाइलरी सिस्टम के अंदर। इज इट क्लियर, समझ आ गया। अब एक्सप्लेनेशन में समझते हैं और डायग्राम से भी समझते हैं क्या है आंसर, इसका सी है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे मेन चीज आप देखो, कॉलिडो कॉलीलिथियासिस मींस द कैलिकुलाई। अब स्टोन को और क्या बोलते हैं, कैलिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, तो कैलिकुलाई कहाँ है, इन कॉमन बाइल डक्ट।
कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, मतलब गॉल ब्लेडर से स्टोन निकल के अब कहाँ आ गया है, कॉमन बाइल डक्ट में आ चुका है, ये इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी गॉल स्टोन होता है तो रिकमेंडेशन क्या होती है, यहाँ पे रिकमेंडेशन डायरेक्टली होती है कि गॉल ब्लेडर को रिमूव कर दिया जाए। कॉज दिक्कत यही होती है कि अगर वो स्टोन निकल के बाइलरी सिस्टम में चले गया तो और दिक्कत काज करेगा, और गलती से बाइलरी सिस्टम से निकल के नीचे पैनक्रियाज वाले पोर्शन में चले गया तो पैनक्रेटाइटिस जैसी कंडीशन और वर्स कंडीशन बन सकती है। इसलिए गॉल ब्लेडर को जल्दी से रिमूव कर दिया जाता है गॉल स्टोन अगर देखा जाता है तो। क्लियर। तो यहाँ पे अब डायग्राम में आप देखोगे, डायग्राम से आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। ठीक है, कॉलिडोकॉलीलिथेसिस है क्या, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप समझो। पहले मैं इस चीज को थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको इजीली चीजें दिखे। इस डायग्राम से आपको क्या क्या दिख रहा है, तो देखो सबसे पहले कॉलीलिथेसिस का मतलब स्टोन कहाँ पे है, गॉल ब्लेडर में। ठीक है, अब गॉल ब्लेडर से ये स्टोन निकल के सिस्टिक डक्ट में आ गए। ठीक है, सिस्टिक डक्ट से अब यहाँ पे देखो स्टोन कहाँ पे, हिपेटोलिथियासिस कब बोलेंगे, जब स्टोन आपका हिपैटिक सिस्टम में है। ठीक है, मतलब ये अभी कॉमन बाइल डक्ट में नहीं है। क्लियर, ये अभी आपकी जो हिपैटिक वेन से उन्हीं में, मतलब हिपैटिक जो वेसल्स है उन्हीं में अभी प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हिपेटोलिथियासिस। लेकिन जैसे ही ये कॉमन बाइल डक्ट में आ गया, अब देखो ये कॉमन बाइल डक्ट में आ गया है। कॉमन बाइल डक्ट कब होती है, याद रखना, ये हिपैटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है उसके बाद आगे वाली जो डक्ट बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर। अब ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जब स्टोन देखा जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलिडोकॉलीलिथियासिस। इज इट क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा अभी, कॉलीलिथियासिस देखा, कॉलीसिस्टाइटिस देखा, साथ में हमने कॉलिडोकॉलीलिथियासिस देखा। अब आपको हिपेटोलिथियासिस पूछे पता होना चाहिए, कॉलीलिथियासिस पूछे ये भी पता होना चाहिए। इज इट क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका RUHS पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। तो नॉट है, पहले मैंने कहा है नेगेटिव वर्ड जैसे ही आया तो दिमाग में रखो, इनमें से नहीं है क्या रिस्क फैक्टर फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको पूछा गया इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है गॉल ब्लैडर डिजीज के लिए, तो इसका आंसर क्या है, क्या मेल है, क्या ओबीज है, क्या उसके बाद इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एबो 40 और एबो। याद रखना ओबीज पेशेंट में चांसेस होते हैं, ये रिस्क फैक्टर होता है आपका गॉल स्टोन का। क्लियर। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी भी रिस्क फैक्टर होता है किसका, गॉल स्टोन का। और एबो एज 40 या 40 से ऊपर ये भी चांस होता है। मेल का कोई तुक नहीं बनता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेल इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा ही था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज। तो मेल ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेल में हो रहा है तो ये फीमेल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जेंडर यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है गॉल स्टोन में। नेक्स्ट अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम। रिस्क फैक्टर फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज लाइक कॉलीसिस्टाइटिस। अब ये कह रहा है कि रिस्क फैक्टर को समझ लो जो कॉलीलिथियासिस के लिए हैं, और वुमेन जेंडर्स में देखा जाता है ज्यादा रिस्क फैक्टर है, ओबीज में देखा जाता है। ठीक है, डाइटिंग एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर कोई सीवियर डाइट करता है, स्टारवेशन वाली कंडीशन में जाता है, उसमें भी गॉल स्टोन जो है रिस्क फैक्टर, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन सकता है, कॉलिसिस्टाइटिस जैसी कंडीशन बन सकती है। अगर कोई ओबीज है, मोटा है जरूरत से ज्यादा, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। वुमेन जेंडर में ये स्पेशली अटैक करता है। क्लियर। ऑप्शन में हमको दिया था मेल, अगर यहाँ पे वुमेन दिया होता ना तो वो भी रिस्क फैक्टर था। क्लियर। वुमेन्स में एज कम्पेयर टू मेल, पीछे मैंने स्टेटमेंट थोड़ी गलत दे दी है शायद, वुमेन्स में जो है ज्यादातर देखा जाता है गॉल स्टोन। इज इट क्लियर। ठीक है, अब देखो इट्स एक्यूट फॉर्म इज मोर कॉमन ड्यूरिंग मिडिल एज। और इसकी जो एक्यूट फॉर्म है, जो सडनली गॉल स्टोन देखने को मिलता है, सडन पेन होता है, वो कब देखा जाता है, मिडिल एज में देखा जाता है। और क्रॉनिक फॉर्म अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली इन द अर्लियर। अब होता क्या है बेसिकली, और जो क्रॉनिक फॉर्म है इसकी, क्रॉनिक फॉर्म मतलब काफी देर से गॉल स्टोन है, ये कब देखा जाता है, मोर फ्रिक्वेंट एल्डरली, जब काफी एज है, मतलब 40 के बाद ऐसा जो है क्रॉनिक देखा जाता है। इज इट क्लियर। एल्डरली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, एम्स रायपुर नर्सिंग ट्विटर सितंबर 2023 में। देखो 3 साल पुराना क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, पॉजिटिव मर्फीज साइन इज इलाइटेड इन पेशेंट ऑफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पॉजिटिव मर्फी साइन बताओ। पॉजिटिव मर्फी साइन जो है वो इलाइटेड इन पेशेंट ऑफ, किस पेशेंट में मर्फी साइन पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली इस तरह से हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिकेशन क्या है इसकी। क्या अपेंडिसाइटिस में मर्फी साइन देखने को मिलता है, कॉलिसिस्टाइटिस में मर्फी साइन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद डायबिटिक कोलाइटिस में देखा जाता है, पेंक्रियाटिस में देखा जाता है। तो याद रखना
इसका आंसर जो है वो क्या है, कॉलीसिस्टाइटिस। कॉलीसिस्टाइटिस में मर्फी साइन देखा जाता है। अब ये मर्फी साइन होता क्या है वो समझते हैं। तो याद रखना, मर्फी साइन जो है, पेन ऑन डीप इंस्पिरेशन व्हेन एन इन्फ्लाम्ड गॉल ब्लेडर। अब देखो, जब हम डीप इंस्पिरेशन करेंगे मतलब सांस, गहरी सांस भरेंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैज, रिब कैज है, यहाँ पे क्या होगा, एयर भरेगी तो प्रेशर जनरेट होगा। कहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, गॉल ब्लैडर पे प्रेशर जनरेट होगा। किसकी वजह से, इज पाल्पेबल अंडर द रिब केज। रिब केज के अंडर जब पाल्पेबल, तो इससे क्या होगा, प्रेशर वहां पे क्रिएट होगा और पेन होगी कहाँ पे, आपके राइट साइड में पेन होगी। राइट साइड में क्योंकि गॉल ब्लैडर होता है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपके कॉलीसिस्टाइटिस को। अब देखो, कॉलीसिस्टाइटिस है क्या, बेसिकली कॉलीसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर। किस वजह से हो सकती है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, स्लज, रेत भर गई है, किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। अब कॉलीसिस्टाइटिस को हम कैसे देखते हैं, तो एक मर्फी साइन है जो हमें बताता है कि कॉलीसिस्टाइटिस है। अब ये मर्फी साइन होता क्या है, मर्फी साइन बेसिकली जब हम पेशेंट को बोलेंगे इंस्पायर करो पूरी तरह से, वो जब इंस्पायर करेगा, फिर जब हम पाल्पेट करेंगे तो उसको इंस्पायर, अभी सांस उसने अंदर ही रखी है और हम पाल्पेट करेंगे, उसे पेन होगा, या रिबकेज से प्रेशर जनरेट होगा वहां पे और पेन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्फी साइन का नाम देते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका, DSSB नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ बिलुरुबिन इन यूरिन इंडिकेट्स। अगर बिलुरुबिन यूरिन में आ जाता है, ठीक है, अब बिलुरुबिन जो है वो यूरिन में आ गया है, ये क्या इंडिकेट करता है। अब बिलुरुबिन होता कहाँ है, तो ये आपको पता है कि बिलुरुबिन जो है वो बनता किसका है, आरबीसी का वेस्ट है, लिवर में बनता है। तो लिवर जो है इस बिलुरुबिन को, इससे ही बाइल वगैरह ये सब बनता है, और जो फीसिस का कलर है वो येलो जो होता है वो इस बिलुरुबिन की वजह से होता है। और बिलुरुबिन ज्यादातर जो है वो फीसिस के साथ, उसके थ्रू हम आउट करते थे। बट यूरिन में अब ये बिलुरुबिन आ रहा है, तो यूरिन में अगर बिलुरुबिन आ रहा है, प्रेजेंस आ रही है, ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब फीसिस के थ्रू नहीं निकल रहा होगा। मतलब जो ये बिलुरुबिन था, इसका रास्ता क्या था, बाइल डक्ट के थ्रू ये निकल रहा था। तो मतलब बाइल डक्ट में कुछ खराबी होगी ना, सीधा सीधा यहाँ से लॉजिकली आंसर निकालो कि बाइल डक्ट में कोई दिक्कत होगी, इस वजह से जो है बिलुरुबिन जो है, जिस जो पाथवे उसका था वहां से नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो बाइलरी डिजीज ये आंसर हो सकता है, बट हमारा काम है सब पढ़ना। रीनल स्टोन का कोई लेना देना नहीं है, मैलिग्नेंसी का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाइलरी डिजीज इसका आंसर आ जाएगा। बाइलरी डिजीज मतलब आपकी बाइल डक्ट में कोई ना कोई खराबी है, वहां पे कहीं स्टोन आ चुका है, जिसको जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलता है। एक्सप्लेनेशन में और ज्यादा डिटेल में चीजों को समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, बाइलरी डिजीज रेफर टू डिजीज अफेक्टिंग द बाइल डक्ट। बाइलरी डिजीज जो है ये कौन सी डिजीज है जिसमें अफेक्ट होती है, कौन, आपकी बाइल डक्ट अफेक्ट होती है, गॉल ब्लैडर अफेक्ट होता है, एंड अदर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल। अब और कौन से अदर स्ट्रक्चर जो स्टोर कर रहे हैं जैसे गॉल ब्लैडर, और जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है जैसे बाइलरी डक्ट वगैरह, उनमें अगर इफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं बाइलरी डिजीज। अब बिलुरुबिन जो है, बिलुरुबिन इन यूरिन आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलुरुबिनिया, ठीक है, बिलिरुबिन यूरिया, क्लियर, बिलुरुबिन यूरिया याद रखना। बिलुरुबिन इन यूरिन, इसको हम क्या बोलेंगे, बिलुरुबिन यूरिया। बिलुरुबिन यूरिया का मतलब हो गया बिलुरुबिन इन यूरिन, डायरेक्टली इस कंडीशन को हम बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हमको पूछा था बिलुरुबिन इन यूरिन, इसी को कंबाइन करके अगर हम बोलेंगे तो बिलुरुबिन यूरिया इसको हम कहेंगे। तो बिलुरुबिन इन यूरिन कैन बी द फर्स्ट क्लिनिकल पॉइंटर ऑफ अंडरलाइंग हिपेटोबाइलरी डिसऑर्डर। ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको अंडरलाइन करना है और समझना है कि अगर यूरिन के अंदर बिलिरुबिन आ रहा है, दैट मीन्स कौन सी दिक्कत है, बाइलरी डिजीज की दिक्कत है। लाइक कौन कौन सी, अब बाइलरी डिजीज में क्या आ जाता है, तो एक आपका कॉलीसिस्टाइटिस आ जाता है। मैंने आपको कहा ना, बाइलरी सिस्टम में कौन कौन, जो बाइल को स्टोर करेगा, जो बाइल को ट्रांसपोर्ट करेगा, बाइल को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर का, ट्रांसपोर्ट करने का काम बाइलरी डक्ट का, क्लियर, बाइल डक्ट का। उनमें कोई दिक्कत है उसको हम बाइलरी जो है बाइलरी डिजीज कहते हैं। अब बाइलरी डिजीज में अगर बिलुरुबिन आ रहा है यूरिन के अंदर, तो सीधा आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यूरिन के अंदर बिलुरुबिन आ रहा है, दैट मींस दो चीजों में इफेक्ट हो सकता है, या तो गॉल ब्लैडर में इफेक्ट है जो स्टोर करता था बाइल को, या तो जो निकलने का रास्ता था बिलुरुबिन का उसमें दिक्कत आ गई है, बाइलरी डक्ट सिस्टम में दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, हिपेटो बाइलरी
डिसऑर्डर लाइक कॉलीसिस्टाइटिस, या तो कॉलीसिस्टाइटिस हो चुकी है, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हो गया रुकावट, डक्ट के बीच में कोई रुकावट आ चुकी है, ठीक है, स्टोन वगैरह हो सकता है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा, बाइलरी डिजीज इसका आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एम्स रायपुर स्टाफ नर्स अगस्त 2019 में सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बाइलरी कॉलिक। अब ये बाइलरी कॉलिक हुआ क्या, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि बाइलरी कॉलिक हुआ क्या। बाइलरी कॉलिक में मतलब आपके बाइलरी सिस्टम में स्टोन है, ये सीधी वो बात है। अब ये कह रहा है इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन जो है, मिड एपिगेस्टिक पेन दैट रेडिएट टू द बैक। ये कह रहा है मिड एपिगेस्टिक पेन। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में डाइजेस्ट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बताए थे कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसको हमने और बांटा था आगे जाके, और हमने इसको जब हमने बांटा था, जब हम एब्डोमेन को हम बांट रहे थे, तो हमने इस तरह से 9 कंपार्टमेंट्स बनाए थे, है ना। ये इसको हमने क्या बोला था, एम्बलाइकस। ये आ गया एपिगेस्टिक, है ना, हाइपोगेस्टिक। क्लियर? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, एपिगेस्टिक, हाइपोगेस्टिक, लेटरल रीजन आ गया। क्लियर? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ये कह रहा है कि क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं बाइलरी कॉलिक के, बाइलरी कॉलिक के क्या करेक्टरिस्टिक है। पहला ऑप्शन आपका आ जाता है मिड एपिगेस्टिक पेन। क्या मिड एपिगेस्टिक पेन होगी? नेक्स्ट, अपर राइट एब्डोमिनल पेन। अब ये कह रहा है ऊपर वाली साइड, बट कौन सी साइड? राइट। राइट एब्डोमिनल पेन दैट रेडिएट टू द बैक और राइट शोल्डर। याद रखना ये इसका आंसर है। जब भी बाइलरी कॉलिक वाली कंडीशन होगी, उसमें पेशेंट को क्या होगा, राइट साइड पेन होगा। क्लियर? राइट साइड पेन होगा, लेकिन कहा, अपर, अपर राइट एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में राइट साइड ऊपर की तरफ पेन होगा। क्लियर? और वो रेडिएट होगा कहां की तरफ, एक तो बैक की तरफ भी होगा और राइट शोल्डर की तरफ भी वो पेन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बाइलरी कॉलिक। इसका आंसर है लोकलाइज्ड, तो ये तो नहीं आएगा, लोकलाइज्ड पेन तो ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कहां पे पेन हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये फीमेल देख सकते हो, तो बाइलरी कॉलिक में है क्या बेसिकली, बाइलरी कॉलिक में देखो कंडीशन क्या है, ये फीमेल को यहाँ पे अपर साइड राइट एब्डोमिन, राइट एब्डोमिनल अपर साइड में पेन होगा। ठीक है, पेन अंडर राइट रिबकेज, रिबकेज के अंडर, राइट रिबकेज के अंदर पेन हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे गॉल स्टोन्स हैं। ठीक है, बाइल डक्ट, ये पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्लियर? अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और चीजों को और ज्यादा कुछ पॉइंट्स निकलेंगे इसमें से, उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, बाइलरी कॉलिक मींस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। बाइलरी कॉलिक का मतलब क्या हो गया, बाइलरी कॉलिक का मतलब हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, देट रेडिएट टू राइट शोल्डर, जो कि पेन यहां से राइट शोल्डर की तरफ चली गई, राइट शोल्डर में भी हो रही है, और राइट साइड ऑफ द बैक, और सेम जहां फ्रंट में हो रही थी उसी के पीछे भी पेन हो रही है। रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी डक्ट, किसकी वजह से हो रही है, बाइलरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बाई अ गॉलस्टेन और कॉलीसिस्टाइटिस। या तो गॉल स्टोन की वजह से ये दर्द हो रही है, या तो कॉलीसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर की सूजने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। इसलिए बहुत ही खतरनाक पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है इसमें। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका ईएसआईसी स्टाफ नर्स में आया पूछा गया है 2012 में, काफी पुराना सवाल है। तो सवाल क्या है, कॉलीसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म टू। अब कॉलीसिस्टोग्राफी का मतलब ही क्या हो गया, मतलब कॉलीसिस्टोग्राफी मतलब हम कोई डायग्नोज कर रहे हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक जैसा है ये। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द डुodenum का तो कोई लेना देना नहीं है। डायग्नोस्टिक स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, देखो कॉलीसिस्टोग्राफी, तो कॉली मतलब गॉल ब्लैडर यहीं पे आ गया, सिस्टोग्राफी मतलब सिस्टम देख रहे हैं, ग्राफिक तो यूएसजी कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायग्नोस्टिक स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। डिटेक्टिंग कंडीशन ऑफ द स्टमक, ये भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन समझेंगे। कॉलीसिस्टोग्राफी इज अ रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन, ये रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन है ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम विजुअलाइज करके देखते हैं टू डायग्नोज स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, जिससे हम डायग्नोज करते हैं क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है। तो जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलीसिस्टोग्राफी। और कॉलीसिस्टोग्राफी कौन सी टेक्निक है, तो याद रखना रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये आया हुआ है एम्स जोधपुर में, क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट ड्यूरिंग अ कॉलिसिस्टोग्राफी। अब नर्स है, वो पेशेंट की केयर कर रही है, किस दौरान कर रही है? जब उसकी कॉलिसिस्टोग्राफी हुई थी, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो अभी हमने पीछे देखा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन को देखने के लिए हम कॉलिसिस्टोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। अब पेशेंट जो केयर कर रही है वो उसी पेशेंट की जो नर्स जो केयर कर रही है वो उस पेशेंट की केयर कर रही है जो इस प्रोसीजर से गुजरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स इज बेस्ट? अब इनमें से कौन से एक्शन है जो नर्स ने लिए जो कि बेस्ट एक्शन माने गए हैं? ठीक है, पहला है एडमिनिस्टर एंड एंटीएमेटिक, इसको वॉमिटिंग आएगी, एंटीएमेटिक देंगे तो ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है इसका। इंसर्ट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्या उसमें हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे? तो नहीं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लेना देना नहीं है कोई। फोर्स फ्लूइड, तो फोर्स फ्लूइड तो कभी नहीं करते हम। ऑफर पेशेंट ए हाई फैट मील, पेशेंट को हाई फैट मील देंगे, बिल्कुल हम हाई फैट मील देते हैं। क्यों हाई फैट मील देते हैं याद रखना, देखो जो गॉल ब्लेडर है या जो लिवर है, जो बाइल बन रहा है ना, इस बाइल के अंदर मेन जो कंपोनेंट है ना, जो मेन कंपोनेंट है, ये बाइल क्या करता है? ये बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन करने का, ठीक है। इमल्सिफिकेशन करता है किसकी? फैट की। मैंने आपको पहले भी ये चीज बता दी है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये फैट का बहुत बड़ा ग्लोब्यूल था, इस ग्लोब्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, गॉबलेट्स में तोड़ने का काम किसका है? बाइल का। क्लियर? अब क्योंकि डायरेक्टली हम फैट को लाइपेज के साथ जोड़ के, लाइपेज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पहले सबसे पहला स्टेप होता है इमल्सिफिकेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन का काम करता है। बट ये बाइल को जब आना है, बाइल क्यों आएगा? जब बॉडी में फैट होगा। जब बॉडी में ठीक ठाक फैट आएगा तो एकदम से सीसी के निकलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा किसको? आपके गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके सारा बाइल बाहर छोड़ देगा। क्लियर? तो यहाँ पे सवाल ही हमको पूछा गया था कि नर्स जब केयर कर रही है पेशेंट को किस दौरान? कॉलिसिस्टोग्राफी के दौरान। तो इनमें से कौन सा एक्शन जो है नर्स, मतलब नर्स ने कौन सा एक्शन लिया जिसको आप बेस्ट बोलते हो? तो उसको हम ऑफर करेंगे पेशेंट को हाई फैट मील, क्योंकि हाई फैट जब हम उसको देंगे तो गॉल ब्लैडर पे लोड आएगा, गॉल ब्लैडर जो है सारे फैट को बाहर देगा, और जब गॉल ब्लैडर एक्ट करेगा, काम करेगा, तभी ना हम उसकी जो है उसको डायग्नोज कर पाएंगे क्या वो सही से है या नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझो। एन ओरल कॉलिसिस्टोग्राफी इज एक्सरे एग्जामिनेशन। अब समझो कॉलिसिस्टोग्राफी है क्या। ये बेसिकली ओरल कॉलिसिस्टोग्राफी इज ए एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गॉल ब्लैडर आफ्टर गिविंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट। अब देखो एक्सरे हम कब करते हैं? एक्सरे हम बोन्स वगैरह में ज्यादातर देखते हैं, करते हैं ना, लेकिन कॉलिसिस्टोग्राफी एक चीज हम और करते हैं जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है आपका गॉल स्टोन का, याद रखना वो यूएसजी है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, वो इसका कंफर्मेटरी है। क्लियर? कंफर्म हो जाता है इससे कि हाँ गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब एक टेक्निक और है जिसको हम कॉलिसिस्टोग्राफी बोलते हैं, ये एक्सरे टेक्निक होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अब गॉल ब्लैडर के अंदर कोई हड्डी वड्डी तो है नहीं जो देखने को मिलेगी, तो हम क्या करते हैं और एक डाई देते हैं, ठीक है, डाई पिला देते हैं पेशेंट को। एंड ओरल कॉलिसिस्टोग्राफी इज एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गॉल ब्लैडर आफ्टर गिविंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट। कुछ कॉन्ट्रास्ट एजेंट देते हैं हम पेशेंट को ड्यूरिंग ओरल, ड्यूरिंग ओरल कॉलिसिस्टोग्राफी ए स्पेशल हाई फैट डाइट कैन बी गिवन टू स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर। हम इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को एक स्पेशल हाई फैट ड्रिंक पिला देते हैं, ठीक है, हाई फैट ड्रिंक दे देते हैं पेशेंट को। कैन बी गिवन टू स्टिमुलेट, जो कि स्टिमुलेट करेगा किसको? गॉल ब्लैडर को, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल, जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में और बाइल रिलीज करने को मजबूर कर देगी वो डाइट जो फैट रिच है, विच कैन हेल्प डॉक्टर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है एग्जैक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, नर्सिंग के दौरान कहां पे दिक्कत आती है, हमको कितना पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो मेडिकल साइंस ऐसी है ना, ये बहुत वास्ट है, इसमें आप जितना खोदते जाओगे, जितना खोदते जाओगे, उतनी ही ये नीचे की तरफ जाती जाएगी और उतनी ज्यादा ये फैलती जाएगी। तो हमको पता होना चाहिए हमको कितना सिलेबस पढ़ना है, कितने किस हद तक हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमें कितना पता होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी या एमएसएन के लिए, सर्जरी के लिए अगर आप बीडी चौरसिया पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, या रोजन विल्सन, जैसे जिस टाइम पे मैंने तैयारी की थी या मैंने पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने भी रोजन विल्सन वगैरह पढ़ी हुई थी, बट उनका उतना बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए
कि यूएसजी जो है गॉल स्टोन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और एक और डायग्नोसिस होता है जिसको हम कॉलिसिस्टोग्राफी कहते हैं, या एक्सरे टेक्निक होती है, कॉन्ट्रास्ट देते हैं पेशेंट को। मेन इसमें क्या है, डाइट आपको पता होनी चाहिए कि हाई फैट डाइट ड्रिंक दे देंगे जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर उसका फुली एक्टिव हो जाएगा, वो ताकि सेक्रीट करेगा, बाइल को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकालेगा, और उसी प्रोसीजर के दौरान, उसके निकालने के दौरान जो डायग्नोस्टिक जो डॉक्टर कर रहा है वो उसके लिए वो डायग्नोसिस ईजी हो जाता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इतना उलझोगे ना तो उलझते ही जाओगे। क्लियर? आपको बस इतना क्या है, किस तरह से क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन आपको आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका राक एमएससी नर्सिंग 2009 में क्वेश्चन आया है, और 10 में भी रिपीट, एक ही क्वेश्चन 2 साल में लगातार और एक ही एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन किस तरह से, तो देखो, client has just had an endoscopic retrograde cholangiopancreatography। देखो, अब ERCP की बात हो रही है यहाँ पे। ERCP नई चीज आ गई, क्या है आगे डायग्राम में भी समझेंगे, और एक्सप्लेनेशन में तो और ज्यादा इसको समझेंगे। पहले समझो कि एक क्लाइंट है जिसके साथ एक प्रोसीजर हो रहा है, उस प्रोसीजर को हम ERCP कहते हैं। क्लियर? ERCP क्या है? ये बेसिकली एक एंडोस्कोपी है, जो कि एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड, कौन कौन आ गया इसमें, कॉली एंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, पेनक्रियास भी आ गया, गॉल ब्लैडर वगैरह ये सारे आ गए। अब पूछा गया हमको विच पोस्ट प्रोसीजर, अब प्रोसीजर के बाद वाली बात है। मतलब अगर एक पेशेंट है जिसका ERCP हो रहा है, उसका पोस्ट प्रोसीजर पूछा गया है, विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट। अब पोस्ट प्रोसीजर नर्स उस पर क्या इंप्लीमेंट करेगी प्रोसीजर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। देखो क्या करेगी नर्स, क्या इंटरवेंट करेगी। पहले असिस्ट फॉर रेक्टल ब्लीडिंग, अब रेक्टम का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? एंडोस्कोपी क्योंकि होती कहां से, इसोफेगस के थ्रू। एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, यहां से कैमरा डाल के वैसे डिटेक्ट करते हैं, तो रेक्टम का तो कोई बात ही नहीं है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो फ्लूइड इनटेक नहीं देंगे। ये हम यूएसजी में करते हैं। जब हम यूएसजी करते हैं तो यूएसजी में हम फ्लूइड इनटेक बढ़ा देते हैं। अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं तो फ्लूइड पिलाते हैं पेशेंट को कि यूरिन टाइट है, क्योंकि ब्लेडर फुल आ रहे हैं, तो देखने के लिए इजी रहता है। एसएस गैग रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही। जो पोस्ट प्रोसीजर, याद रखना एंडोस्कोपी के बाद जो पोस्ट प्रोसीजर होता है उसमें गैग रिफ्लेक्स हम जरूर देखते हैं। क्लियर? क्योंकि गैग रिफ्लेक्स जो है वो मिसिंग होता है प्रोसीजर के टाइम पे। देखो है क्या यहाँ पे, ERCP के दौरान, ERCP के बाद विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट। तो नर्स इंप्लीमेंट क्या करेगी, एसेस करेगी गैग रिफ्लेक्स को, सबसे पहले उसका गैग रिफ्लेक्स चेक करेगी। क्लियर? कीप स्पाइन पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं है, तो सी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, एसेस गैग रिफ्लेक्स। अब ये समझो पहले ये प्रोसीजर है क्या। ये देखो डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP. ERCP is a procedure used to investigate abnormalities of, किस किस की abnormalities देख रहे हैं, बाइल डक्ट की देख रहे हैं, पैनक्रेटिक डक्ट की देख रहे हैं, और एम्पुला की देख रहे हैं, यूजिंग एन एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का यूज करते हैं। देखो कहाँ से डाला गया है, ये ड्यूडेनम से, यहाँ से मतलब ऊपर से, यहाँ से देखो इसोफेगस से ये आया, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ड्यूडेनम से यहाँ से निकल के, ये देखो एम्पुला वाला रीजन है ना। क्लियर? एम्पुला कहाँ पे होता है, बेसिकली ये आ गई कॉमन बाइल डक्ट ऊपर से, और ये पेनक्रियास की डक्ट आ गई, और ये आ गई, आगे बन गई हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, और ये आगे जब जुड़ती है तो ये इस तरह से खुल के थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे उभार आता है इसमें, इसी को हम एम्पुला बोलते हैं। तो अब है क्या, एम्पुला के थ्रू इसको अंदर किया, और यहाँ से अब हम डक्ट्स को देख रहे हैं। तो हम इसमें बेसिकली किस किस को देखते हैं, बाइल डक्ट को डिटेक्ट करते हैं, पेनक्रेटिक डक्ट को देखते हैं, और एम्पुला को यूज एन एंडोस्कोप। ठीक है? एंडोस्कोपिक हम इस तरह से करते हैं। ठीक है? ये देखो डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है और स्क्रीन पे देख रहा है। समझ आ गया? अब आंसर इसका क्या था कि गैग रिफ्लेक्स को मैसेज करते हैं। समझो क्या है किस तरह से। ERCP is an examination of the hepatobiliary system। ये hepatobiliary system को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। Performed by flexible endoscopy। Flexible endoscopy via esophagus, किसके थ्रू डाला जाएगा, esophagus के थ्रू, आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ रेडियो ओपेक डाई। किसको इंजेक्ट किया जाएगा, रेडियो ओपेक डाई को इंजेक्ट किया जाएगा, ताकि चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। इट यूज टू डिटरमाइन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस का मतलब क्या हो गया,
बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, किस वजह से बढ़ रहा है, पीलिया हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको देखने के लिए हम जो है ARCP का यूज करते हैं। मॉनिटरिंग फॉर रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ साइन ऑफ परफोरेशन, दो चीजें देखनी है। एक तो सबसे पहले हमको गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, ठीक है, पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स आना चाहिए। दूसरा हम परफोरेशन, कहीं वो इंसर्ट करते टाइम, एंडोस्कोप इंसर्ट करते टाइम कहीं पे इंजरी ना हो गई हो, ठीक है। परफोरेशन आर पेरिटोनाइटिस, कहीं पे पेरिटोनियम जो है वो इरिटेट होके कहीं पेरिटोनाइटिस वाली कंडीशन ना बन गई हो। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन आर पेन, कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है, ये सब चीजें हम चेक करते हैं। आफ्टर प्रोसीजर इज एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, तो मतलब एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम गैग रिफ्लेक्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, परफोरेशन तो नहीं है, कोई पेरिटोनाइटिस वाली कंडीशन तो नहीं है, कोई डिस्टेंशन तो नहीं है, पेन तो नहीं है, ये सारी चीजें हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में हमको दिया था गैग रिफ्लेक्स, तो गैग रिफ्लेक्स इसका आंसर आ जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एम्स जोधपुर ट्विटर में आया हुआ है, ये अप्रैल 2021 का क्वेश्चन है। सवाल किस तरह से पूछा गया है, तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट आफ्टर अ ट्रेडिशनल कॉलीसिस्टिक्टोमी, अब कॉलीसिस्टिक्टोमी हो गई है, क्लियर। तो कॉलीसिस्टिक्टोमी के बाद, अब ये कॉलीसिस्टिक्टोमी होता क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और इसके बाद मतलब ये सिंपल, अभी आप सवाल को समझो कि एक नर्स जो है वो केयर कर रही है पेशेंट की आफ्टर ए ट्रेडिशनल कॉलीसिस्टिक्टोमी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स, कॉलीसिस्टिक्टोमी हो गई है, और अब इसमें हमको पूछा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नर्स के लिए है, टू पोजीशन द पेशेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। अब हम कॉलीसिस्टिक्टोमी हो गई है, बेसिकली याद रखो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, अब गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो देखो क्या नी एलिवेटेड पोजीशन देंगे, क्या साइड लाइन विद बेड फ्लैट पोजीशन देंगे, क्या सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, क्या स्पाइन पोजीशन देंगे, ठीक है, क्या स्पाइन विद बेड फ्लैट पोजीशन देंगे। याद रखना सेमी फाउलर पोजीशन हम देते हैं। किस तरह से होती है सेमी फाउलर पोजीशन, क्या होती है, तो ये देखो सेमी फाउलर किस तरह से, तो 45 डिग्री पे हम बेड को एलिवेट करते हैं, क्लियर। तो आपकी स्पाइन जो है वो 45 डिग्री पे एलिवेट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द बेड रेज जो है 30 से 45 डिग्री कर देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन। फाउलर डायरेक्टली 90 डिग्री होती है, सेमी फाउलर इस तरह से होती है। इज इट क्लियर। तो जो नर्स है वो केयर कर रही है पेशेंट की आफ्टर ए ट्रेडिशनल कॉलीसिस्टिक्टोमी, सिस्टिक्टोमी कर दिया, रिमूव कर दिया गॉल ब्लैडर को, कौन सी पोजीशन देंगे, तो याद है यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी पोजीशन देते हैं हम, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट, CNCI कोलकाता में आया हुआ है, जुलाई 2021 में सवाल पूछा गया था। आफ्टर कॉलीसिस्टिक्टोमी जैसे हमने कर दिया, रिमूव कर दिया गॉल ब्लैडर को, देयर वाज 50 ml बाइल आउटपुट फ्रॉम ड्रेन। अब 50 ml बाइल आ रहा है ड्रेन के थ्रू, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमको एक चीज पता है कि हमने तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद अभी भी बाइल आ रहा है, कितना आ रहा है, 50 ml, बहुत कम अमाउंट होता है, क्लियर। After cholecystectomy, there was 50 ml bile output from drain on the first post-operative day. अभी मसा पहला दिन है पोस्ट ऑपरेशन, आज ऑपरेशन हुआ, इसके बाद अगले दिन, पहले दिन हम देखते हैं तो 50 ml जो है बाइल निकला, ठीक है। अब ये कह रहा है मैनेजमेंट इज, इसकी मैनेजमेंट क्या है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 50 ml वो बाइल आया तो हम क्या करेंगे, इंट्राबाइलरी स्टेंट करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इमीडिएट एक्सप्लोरेशन, अब दोबारा से वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ट्यूब ड्रेनेज, क्या ट्यूब ड्रेनेज डालेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट का बाइल है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा उस ट्यूब के थ्रू बाहर। कैसे होता है, क्या होता है, तो आगे हम एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। देखो ये आप समझो, यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, तो गॉल ब्लैडर जैसे रिमूव कर दिया, यहाँ पे हम टी ट्यूब डाल देते हैं। ये टी ट्यूब क्या करती है, यहाँ से बाइल अब ये बाहर आ रहा है, देखो ये बैग के अंदर बाइल जो है इकट्ठा होता है, क्लियर, बाइल ड्रेनेज बैग होता है, ये ड्यूडेनम आ गया, टी ट्यूब यहाँ पे डाल देते हैं हम, क्लियर। तो कॉमन बाइल डक्ट इंसिजन, ये सारी इसकी डायग्राम्स थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, CNCI कोलकाता वापस से 2021 में सवाल पूछा गया, क्या है, विच मैनेवर इज डन टू टेम्परेली स्टॉप इन एडवेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग कॉलीसिस्टोटोमी। अब ये कह रहा है कौन सा मैनेवर, कौन सी पोजीशन हम लेंगे जबकि जो कि टेम्परेरी स्टॉप करती है, ब्लीडिंग हो रही है, बेसिकली कॉलीसिस्टोटोमी के बाद ब्लीडिंग हो रही है,
अब यहाँ पे हम कौन सा मैनेवर हम यूज करते हैं, जल्दी से आंसर में आप दोगे कि कौन सा मैनेवर हम यूज करेंगे जो कि टेम्परेली स्टॉप करेगा इन एडवेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग कॉलिसिस्टोमी। क्या हम पैट्री मैनेवर को यूज करेंगे, प्रिंगल मैनेवर को यूज करेंगे, कॉचर मैनेवर को यूज करेंगे, या बिल्ड्रॉथ मैनेवर को यूज करेंगे? याद रखना है आपने, यहाँ पे प्रिंगल मैनेवर को यूज किया जाता है। क्या होता है अब ये प्रिंगल मैनेवर, इसको भी समझेंगे। देखो ध्यान से समझना प्रिंगल मैनेवर होता क्या है। बेसिकली ये देखो प्रिंगल मैनेवर की डायग्राम यहाँ पे, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ फिर डायग्राम से समझाऊंगा। प्रिंगल मैनेवर होता क्या है? क्लैंपिंग ऑफ हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। यहाँ पे हम, हिपैटो मतलब लिवर, क्लियर, ड्यूडेनल मतलब ड्यूडेनम के लिगामेंट को हम क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं टू इंटरप्रेट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हेपेटिक आर्टरी। और हम इंटरप्रेट करेंगे, रोकेंगे कौन से ब्लड को, जो हेपेटिक आर्टरी से आ रहा है और पोर्टल वेन से आ रहा है, विच हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग ऑफ लिवर, जो हेल्प करेगा कंट्रोल करने में, लिवर से ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। तो हम कौन सा मैनेवर यूज करते हैं? प्रिंगल मैनेवर यूज करते हैं। यही तो हमको पूछा गया था कि कौन सा मैनेवर हम यूज करते हैं टेम्परेली स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग ड्यूरिंग कॉलिसिस्टेक्टोमी। कॉलिसिस्टोमी जब हमने गॉल ब्लैडर रिमूव किया उस टाइम पे अगर ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाए उसको रोकने के लिए हम कौन सा मैनेवर यूज करते हैं? तो प्रिंगल मैनेवर आपको याद रखना है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम दो चीजों को क्लैंप करते हैं। एक तो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को हम क्लैंप करते हैं, तो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को हम क्लैंप करने से क्या होगा, इंटरप्ट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू, एक तो हेपेटिक आर्टरी से ब्लड रुकेगा और दूसरा कहां से, पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा था, हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है किसको, लिवर को। पोर्टल वेन का काम मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, पोर्टल वेन डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी ब्लड न्यूट्रिएंट फुल ब्लड आ रहा था वो सब किसको, लिवर को दिया जा रहा है, कॉज उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना है। इतना तेज तेज क्यों कह रहा हूँ, रीजन ये है क्योंकि पहले बहुत बार इस चीज को मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंगल मैनेवर में क्या था, किस तरह से क्लैंप किया है। अब ये देखो यहाँ पे हमने क्लैम्प किया है इस लिगामेंट को, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रुकेगा, तो ब्लीडिंग तभी तो रुकेगी। लेकिन ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उस टाइम के लिए, क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, तो क्वेश्चन आप देखो। एम्स ऋषिकेश दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन है ये एएनएस में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डाइट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट फॉलोइंग कॉलीसिस्टिक्टोमी सर्जरी। अब कॉलीसिस्टिक्टोमी सर्जरी है पेशेंट की, इसको कौन सी डाइट रिकमेंड या प्रिस्क्राइब की जाती है? क्या हम इसको हाई फैट डाइट देते हैं, क्या हम इसको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, लो फैट डाइट देंगे, या हाई प्रोटीन डाइट देंगे? अब ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। व्हाट टाइप ऑफ डाइट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट फॉलोइंग कॉलीसिस्टिक्टोमी सर्जरी। कॉलीसिस्टिक्टोमी सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद हम कौन सी डाइट देते हैं? देखो गॉल ब्लैडर ही नहीं है, बाइल की कमी होगी, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, लो फैट डाइट देंगे। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधा पता होना चाहिए कि बाइल की कमी, फैट इमल्सिफाई नहीं होगा तो फैट की ही दिक्कत है। अब हाई फैट देंगे तो मारा ही जाएगा ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। लो कार्बोहाइड्रेट इसका कोई, तो प्रोटीन इसका कोई लेना देना नहीं है, तो लो फैट डाइट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट, फैट का एक्सेसिव इनटेक कम करना है, अवॉइड करना है, और गैस फॉर्मिंग फूड को नहीं लेना है लगभग 4 से 6 वीक तक आफ्टर कॉलिसिस्टोटोमी। तो कॉलिसिस्टोमी के बाद, फॉलोइंग कॉलिसिस्टोमी मतलब कॉलिसिस्टोमी हो चुकी है, उसके बाद हम कौन सी डाइट रिकमेंड करते हैं? तो लो फैट डाइट रिकमेंड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। सवाल क्या है, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अ फीमेल पेशेंट हैज अ लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टिक्टोमी। अब कॉलिसिस्टिक्टोमी है, गॉल ब्लैडर को ही रिमूव किया है, लेकिन कौन सी टेक्निक का यूज किया है? लेप्रोस्कोपी का यूज किया है। दो सुराख किए जाते हैं और बिल्कुल अंदर बॉड डाले जाते हैं, उनके थ्रू जो है सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी काइंड ऑफ, याद रखो। तो लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टोमी दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग की गई है। शी इज नाउ कंप्लेनिंग फॉर राइट शोल्डर पेन, और अब वो बोल रही है कि मुझे राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, और हमको पता है कि इसको जो है अभी मॉर्निंग के टाइम पे इसकी सर्जरी हुई थी, लेप्रोस्कोपी की थी, जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया था। अब इसको राइट साइड शोल्डर पेन हो रही है। द नर्स वुड एक्सप्लेन द पेशेंट दिस सिम्टम इज। अब नर्स जो है वो एक्सप्लेन करेगी पेशेंट को कि ये सिम्टम जो है क्या है, कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद ये होती है। तो हाँ, राइट साइड पेन होती है, पेशेंट्स को देखा गया है, क्लियर। एक्सपेक्टेड आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं जुड़ता है ये तो। अनयूजुअल एंड विल बी रिपीटेड, ये ऐसा भी, ये भी नहीं है। इंडिकेटिव ऑफ नीड टू यूज स्पायरोमीटर, कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो
कुछ आंसर्स जो होते हैं ना, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर बिल्कुल दूर दूर डाल देता है, 3 को बिल्कुल हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो एलिमिनेशन मेथड से भी ये बहुत इजीली निकल सकता था। तो कॉमन जो है, कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन के बाद जो है ये दर्द होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कुछ चीजें। एक्सप्लेनेशन में काफी सारी चीजें लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, समझो ध्यान से। if she experience if she experience shoulder pain after laparoscopic cholecystectomy, a heating pad may be applied। तो हम उसको क्या देंगे, हीटिंग पैड देंगे। हीटिंग पैड अप्लाई किया जाएगा जहां पे उसको पेन हो रही है शोल्डर में, टू द एरिया, बिकॉज इट मे बी यूज टू इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व कॉज्ड बाय अमाउंट ऑफ CO2। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एब्डोमिनल कैविटी यूज ड्यूरिंग सर्जरी। होता क्या है बेसिकली, क्यों होती है ये पेन, होता क्या है, देखो जब एब्डोमिन में सर्जरी करनी है ना, क्योंकि गॉलब्लैडर है एब्डोमिन में, राइट अपर कॉर्नर में है, तो एब्डोमिन से जब गॉलब्लैडर को हमको लेप्रोस्कोपी के थ्रू आउट करना होता है ना, तो हमको वो विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए वहां पे एरिया अच्छा चाहिए। तो करते क्या है डॉक्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं आपके एब्डोमिन के अंदर। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भरेगी, ये फूलेगा, तो गॉलब्लैडर इजीली जो है वहां से कट करने के लिए इजी रहेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इरिटेट होती है आपकी फ्रेनिक नर्व, जिसकी वजह से ये पेन कॉज होती है। तो आपको पता होना चाहिए किस वजह से ये पेन कॉज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कब यूज की थी कार्बन डाइऑक्साइड, सर्जरी के दौरान यूज की थी। तो ये कॉमन है, अगर ये दर्द हो रही है तो कॉमन है लेप्रोस्कोपी के बाद, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया। ये आपको रीजन अब एग्जैक्टली क्लियर हो गया, ठीक है। द सर्जन यूजुअली रिमूव्स इट एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। और सर्जन जो है जनरली रिमूव कर देते हैं पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसीजर के बाद, बट कभी कभार कुछ अमाउंट में अगर रह गई तो वो फ्रेनिक नर्व को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से राइट साइड पेन होता है, राइट शोल्डर पेन होता है। क्लियर। तो याद रखना, ड्यूरिंग ए गॉल ब्लैडर रिमूवल, ए लेप्रोस्कोपिक cholecystectomy, surgeon needs to inflate the abdomen with gas of certain a dome like वर्किंग स्पेस। उसको वर्किंग स्पेस बनाने के लिए, डोम लाइक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सर्जन जो है फिल करता है, इन्फ्लेट करता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूमोपेरिटोनाइट, न्यूमोपेरिटोनियम, ठीक है। न्यूमोपेरिटोनियम, न्यूमो मतलब एयर, पेरिटोनियम के अंदर एयर भर दिया, न्यूमोपेरिटोनियम लिफ्ट्स द एब्डोमिनल वॉल अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन। तो जो एब्डोमिनल वॉल है उसको ऊपर उठा देती है इंटरनल ऑर्गन से। अब ऑर्गन नीचे आ गया, एब्डोमिनल बीच में स्पेस क्रिएट हो गई ना वहां पे। कैन क्लियरली सी द गॉल ब्लैडर एंड सेफली मैन्यूवर देयर इंस्ट्रूमेंट। और वो सेफली अपने इंस्ट्रूमेंट को मैन्यूवर कर सकता है, वहां पे ऑपरेट कर सकता है। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका, RUHS पोस्ट BSc नर्सिंग एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ पेशेंट विद कॉलीलिथियासिस। अब कॉलीलिथियासिस आपको पता होना चाहिए, सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन, लिथियासिस स्टोन। तो कॉलीसिस्टाइटिस है पेशेंट को, स्टोन है गॉल ब्लैडर में, एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट में अब वो स्टोन आके ऑब्स्ट्रक्शन काज कर गया है। वुड मोस्ट लाइक एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। अब उस पेशेंट को कौन सी मैनिफेस्टेशन की जाएगी, क्या मैनिफेस्टेशन दिखेगी हमको, सबसे ज्यादा क्या दिखेगा। तो याद रखना, देखो कंडीशन क्या क्या है, कॉलीलिथियासिस है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और ऑब्स्ट्रक्शन काज कर चुका है कॉमन बाइल डक्ट में। अब बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब अब बाइल फ्रीक्वेंटली नहीं निकल रहा है, वो बाइल अब बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ेगा, येलोइश अपीयरेंस होगी। तो क्या क्या होगा, स्ट्रॉ कलर यूरिन आएगा, बिल्कुल नहीं। यूरिन तो अब यहाँ पे और ज्यादा डार्क येलो हो जाएगा, कॉज यूरिन के थ्रू भी निकलेगा वो, ठीक है बाइल। येलो स्क्लेरा, बिल्कुल आईज आपकी येलो हो जाती हैं। डार्क ब्राउन स्टूल, तो डार्क ब्राउन स्टूल होगा, ठीक है। ब्राउनिश स्टूल होगा, क्ले स्टूल होगा, येलोविश नहीं होगा क्योंकि बाइल नहीं आ रहा है। बट ये उतना रिलेवेंट आंसर नहीं है। जब येलो कलर आ गया तो ये इसका क्या है, मोस्ट रिलेवेंट आंसर बन जाता है। ब्राइट रेड टंग ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये इमेज में आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी इमेज है। तो ये इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो पेशेंट की बिल्कुल आंखें जो है, ये स्क्लेरा जो है इसका येलो हो चुका है, ये नॉर्मल है। और ये जो है ये जॉइंटिस वाला पेशेंट का है। क्लियर। तो ये अब क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम कॉलिडोलिथियासिस, मैंने आपको पहले ही बताया, कॉलिडोलिथियासिस मतलब स्टोन इन बाइलरी सिस्टम, बाइल डक्ट में। क्लियर। इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ये किससे कैरेक्टराइज हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। जॉइंटिस तो है लेकिन किस वजह से हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ। कॉज येलो स्क्लेरा, इसमें येलो स्क्लेरा हो जाता है। डार्क ऑरेंज एंड फोमी यूरिन, यूरिन जो है डार्क ऑरेंज कलर का हो जाएगा और फोमी हो जाएगा, उसमें फोम बनेगी, ठीक है। स्टेटूरिया एंड क्ले कलर्ड फीसिस, क्ले कलर्ड फीसिस आएगा, और प्लूराइटिस होगा। अब आप मुझे ना यहाँ पे कुछ चीजों के आंसर कमेंट में दोगे, ठीक है।
एक तो मुझे बताओ ये स्टीटोरिया क्या होता है, STEATORRHE, स्टीटोरिया क्या होता है और प्लूराइटिस क्या होता है। क्लियर, इन दो के आंसर अब आप मुझे कमेंट में दोगे। क्लियर, प्लूराइटिस क्या हो गया, स्टीटोरिया क्या हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, टर्म्स। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आएंगे। इन टर्म्स के लिए क्या करना है, आपने एक कॉपी या एक 4-5 पेजेस का ना, एक या तो कॉपी एक रख लो छोटी सी, उसमें अपना टर्म्स लिखा करो, बस सिर्फ और सिर्फ टर्म्स लिखनी है। टर्म लिखी, उनका आगे डेफिनेशन लिख लिया, टर्म लिखी, डेफिनेशन लिखा। ऐसे करते करते आपके पास हजारों टर्म्स बन जाएंगी। जैसे लेक्चर देख रहे हो, बीच में कोई टर्म आ रही है, लिख लो। रोज उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते गए, देखते गए ना, तो आपको टर्मिनोलॉजी सेट हो गई, आधा काम यही हो जाता है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, पहले आप देखो, आरपीएससी जो राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम होता है 2012 में हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इन कॉलीलिथेसिस, वापस से गॉलस्टोन की बात हो रही है, डाइट इज एडवाइज टू पेशेंट इज। अब ये कह रहा है कि कॉलीलिथेसिस के पेशेंट में कौन सी डाइट को अवॉइड किया जाता है। ध्यान से देखेंगे कौन सी डाइट को अवॉइड करेंगे। रिड्यूस प्रोटीन डाइट, प्रोटीन के साथ कोई दिक्कत है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये हम देख सकते हैं, हमको अवॉइड देखना है, सॉरी डाइट इज एडवाइस को एडवाइस देखना है, कौन सी डाइट दी जाएगी। क्लियर, इन कॉलीलिथेसिस डाइट इज एडवाइज टू पेशेंट इज, कौन सी डाइट एडवाइस की जाएगी। रिड्यूस प्रोटीन डाइट, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन डाइट हम उसको दे सकते हैं इजीली। डिक्रीज फैट डाइट, क्या फैट को डिक्रीज करना है, तो बिल्कुल, क्योंकि गॉल ब्लेडर में दिक्कत है। गॉल ब्लेडर में दिक्कत है मतलब बाइल नहीं आएगा, मतलब एमल्सिफिकेशन नहीं होगी। तो डिक्रीज फैट डाइट, फैट डाइट हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फैट को ही पचाने की तो दिक्कत हो रही है। क्योंकि जिस फैट को पचाने के लिए बाइल लिवर बना रहा था, उस बाइल को स्टोर करने वाला जो गॉल ब्लेडर था, जिसके थ्रू बाइल जूस आता था, वही उस गॉल ब्लेडर के अंदर जो है वो स्टोन वाली कंडीशन बन चुकी है, तो ये एफिशिएंटली अपना वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिक्रीज फैट डाइट कर देते हैं। इंक्रीज कैलोरी डाइट, तो इंक्रीज कैलोरी डाइट ये कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज फैट डाइट। तो कॉलीलिथेसिस में डाइट इज एडवाइज्ड टू पेशेंट इज, पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं हम, कि अपनी डाइट में फैट जितना हो सके उतना कम रखो। इज इट क्लियर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दी है, डाइट इन कॉलीलिथेसिस इंक्लूड लो इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट का लो इनटेक करना है। अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करना है कंजप्शन करना, और गैस फॉर्मिंग फूड को भी नहीं लेना है। ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फूड, स्मॉल लो, फ्रीक्वेंट फूड लो, बार बार लो, बेशक 5 से 6 मील लो एक दिन में, बट कम लो, पेट भर के नहीं खाना है ताकि गैस वगैरह ना बने। एंड वाइटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, और वाइटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो लो फैट डाइट लेनी है। डिजीज स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लेडर, याद रखना लो फैट डाइट लेनी है, फैट कम रहना है जिससे कि स्टिमुलेशन गॉल ब्लेडर की कम हो। सो फूड लाइक डेयरी प्रोडक्ट, होल मिल्क, क्रीम, बटर, चीज एंड आइसक्रीम, फ्राइड फूड एंड नट्स शुड बी अवॉइडेड। तो ये जितने भी चीजें इनको अवॉइड करना है, चाहे वो आइसक्रीम हो गई, चीज हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं सबको अवॉइड करना है, बिकॉज उनमें भर भर के फैट्स होता है। तो फैट वाली डाइट हमने देनी ही नहीं है पेशेंट को। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपका आ जाता है, द कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गॉल ब्लेडर सर्जरी इज। अब ये कह रहा है कि एब्डोमिन में जो हम इंसिजन कट लगाते हैं वो नॉर्मली कौन सा लगाया जाता है। मैकबर्न लगाया जाता है, ठीक है, मैकबर्न ग्रिडन लगाया जाता है, ठीक है, कॉचर्स इंसिजन लगाया जाता है, फेनेस्टाइल इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है, लेफ्ट पैरामीडियल इंसिजन लगाया जाता है। तो कौन सा लगाया जाता है, तो याद रखना कॉचर इंसिजन। एब्डोमिन में जो हम कट लगाते हैं गॉल ब्लेडर के दौरान, तो कॉचर इंसिजन लगाते हैं। देखो जीएम से चंडीगढ़ में आया हुआ है 2016 में क्वेश्चन। अब इस इंसिजन के ऊपर ना कुछ इंपॉर्टेंट इंसिजन मैंने यहीं पे रख दिए हैं, जिसको आप ध्यान से देखो। तो देखो ये देखो कॉचर इंसिजन, देखो ये रिप किया जा गया, और यहीं पे तो लिवर है, लिवर के नीचे यहीं तो गॉल ब्लेडर होता है। तो ये गॉल ब्लेडर को निकालने के लिए हम कौन सा इंसिजन देते हैं, कॉचर इंसिजन देते हैं, ठीक है। पैरामीडियल, ट्रांसवर्स इंसिजन, उसके बाद मिड लाइन इंसिजन, और देखो जो आपका फेनिस्टन इंसिजन है वो किसके लिए, पेल्विस के लिए, यहाँ पे पेल्विस में पेंसिल दे देते हैं। मैकबर्न पॉइंट के पास मैकबर्न इंसिजन देते हैं, किसके लिए, एब्डोमेन, ये आपका अपेंडिक्स के लिए, अपेंडिसाइटिस के इंसिजन में लेंस, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड। तो ये सारे इंसिजन हैं। अब एक इंसिजन पे क्वेश्चन आया हुआ है, तभी यहाँ पे मैंने सारी ये डायग्राम चिपका दी है, अदरवाइज इंसिजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए कॉचर इंसिजन जो है हम देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉचर इंसिजन
राइट सब कोस्टल इंसिजन भी इसको हम कहते हैं, इज अ पॉपुलर इंसिजन मेड इन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। कहाँ पे दिया जाता है? राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में, मेनली यूज फॉर ओपनिंग कॉलीसिस्टिक्टोमी। किसके लिए किया जाता है ओपन? कॉलीसिस्टिक्टोमी के लिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए, गॉल ब्लैडर रिमूवल इसे हम कहते हैं। इट आल्सो यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ लिवर, लिवर के ऑपरेशन के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, और बाइलरी ट्रैक के ऑपरेशन के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? कॉचर इंसिजन का हम यूज करते हैं। अब मैकबर्न इंसिजन की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेडन्स इंसिजन भी इसको हम बोलते हैं, इज एन एब्डोमिनल इंसिजन यूज्ड इन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से, मैंने आपको बताया था ना मैकबर्न पॉइंट पे पेन होती है। मैकबर्न पॉइंट कितना? 1/3 एमलाइकस, वो सारी मैंने बताई थी कि एमलाइकस से लेकर आपके जो ट्यूबरस्टी है वहां तक अगर हम लाइन खींचेंगे उसका 1/3 पोर्शन, मिड नहीं, मिड से थोड़ा इधर 1/3 मैकबर्न पॉइंट, सब बताया हुआ है मैंने आपको, क्लियर? 2/3 सॉरी। तो देखो मैकबर्न इंसिजन क्या है? मैकबर्न इंसिजन कहाँ पे दिया जाता है? एब्डोमिनल इंसिजन यूज्ड इन अपेंडिसाइटिस। देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देख रहे हो ना, अगर आप पिछले लेक्चर्स देख रहे हो बट आप उनको रिवाइज ही नहीं कर रहे, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ना, स्टार्टिंग में आपको मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि बेसिक से बता रहा हूँ हर चीज। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि यार उतने अच्छे से नहीं बता रहे। मैं बहुत अच्छे से ही बता रहा हूँ, दिक्कत कहाँ है कि आपने जो पिछला था उसको ध्यान से आपने रिवाइज नहीं किया है। तो अपनी गलती को समझो, रिवाइज अच्छे से करो। मैंने कहा है आपको कि क्या एक बार लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, जो आपने पॉइंट्स लिखे थे उनको उसी टाइम रिवाइज करो, रात को सोने से पहले एक बार वो जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करो, और सेकंड टाइम जब मेरा सेकंड लेक्चर देखते हो, उस लेक्चर को देखने से पहले 10 मिनट पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज किया करो। धमाकेदार चीजें तैयार हो जाएंगी, क्लियर? कोई डाउट नहीं आएगा, रोज अच्छा ही लगेगा, हर दिन बहुत तगड़ी क्लास लगेगी। लेकिन अगर क्लास अच्छी नहीं लगेगी, बोरिंग लगेगी, समझ आने में दिक्कत आएगी, ऐसा लगेगा आज ऊपर ऊपर से बता दिया, ऊपर ऊपर से मैं उन्हीं चीजों को बता देता हूँ जिनको मैं पीछे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ। जो नई चीज आती है उसको और ज्यादा खोलने की कोशिश करता हूँ, क्लियर? तो देखो अपेंडिसाइटिस में हमने मैकबर्न इंसिजन किया, उसके बाद फेनेस्टन इंसिजन कब करते हैं? मेड इमीडिएटली अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस। कहाँ पे ये? प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट ऊपर है। इट इज यूज मोस्ट ऑफन इन गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर लाइक सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में अब आपको पता होना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, देख लेना। जो फेनिस्टल इंसिजन है वो कब देते हैं हम? वो फेनिस्टल, इसको पीफंड से याद रख सकते हो आप। तो फेनिस्टल इंसिजन जो है ये कब किया जाता है? ये दिया जाता है सिजेरियन सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद है पैरामीडियन इंसिजन, इसको मिडलाइन लेप्रोस्कोपी लेप्रोटोमी भी बोलते हैं। इज ए सर्जिकल इंसिजन स्पेशली फॉर द एब्डोमिनल वॉल क्लोज टू द मिडलाइन। वो एब्डोमिनल वॉल क्लोज टू द मिडलाइन, वहां पे इसको हम इंसिजन देते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका एक तो मैकबर्न था, उसके बाद फेनिस्टल इंसिजन था, कोर्स इंसिजन से तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो फेनिस्टल इंसिजन कब देते हैं? फेनिस्टल इंसिजन इज यूज्ड फॉर, किस लिए देते हैं हम फेनिस्टल इंसिजन? आपको पता चल गया कि फेनिस्टल सिजेरियन सेक्शन के लिए, गायनोकोलॉजी के लिए। अब देखो यहाँ पे गैस्ट्रो ये तो नहीं आएगा यार, सीधा सिजेरियन सेक्शन में हम इसका यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अकर विद पेरिटोनाइटिस। अब ये कह रहा है इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अकर, नहीं होता है कब? जब पेरिटोनाइटिस वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। तो पहला क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो बिल्कुल जब जब भी पेरिटोनाइटिस होता है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। ये कह रहा है कौन सा नहीं होता है, कौन सी अकरेंस नहीं है? डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन रहती है जब भी पेरिटोनाइटिस वाली कंडीशन आती है। हाई पिच्ड बाउल साउंड और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी होती है लेकिन हाई पिच बाउल साउंड नहीं होती है। तो इसका क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, हाई पिच्ड बाउल साउंड। तो देखो ध्यान से समझो, पेरिटोनाइटिस होता क्या है? पेरिटोनाइटिस इज अ रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ एब्डोमिनल लाइनिंग कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम में रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस इज मार्क्ड बाय मॉडरेट एब्डोमिनल पेन। तो कैसे मार्क्ड होती है? मॉडरेट एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है, नॉट बीइंग एबल टू हैव अ बाउल मूवमेंट। तो बाउल मूवमेंट होती ही नहीं है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है वहां पे, और पास गैस एंड मैलेस, तो गैस वगैरह कोई पास नहीं हो पाती है पेरिटोनाइटिस वाली कंडीशन में। ये प्राइमरी पेरिटोनाइटिस था। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस मतलब, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस मतलब शुरुआत में। सेकेंडरी जब एडवर्स कंडीशन बन जाएगी तो क्या है? सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस इज मार्क्ड बाय इंटेंस कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन हो गई है, एब्डोमिनल पेन हो रही है,
दैट वर्न्स ऑन बॉडी मूवमेंट, तो बॉडी मूवमेंट में भी दिक्कत आ रही है, अब इतनी दर्द हो रही है पेशेंट को, नॉजिया हो गया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया है, लॉस ऑफ एपिटाइट, कोई भूख नहीं लग रही है, एंड फीवर आर हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब अब ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई है, फीवर भी है, हाइपोथर्मिया भी है, ये कौन सा है, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। तो हमको सवाल किससे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अकर विद पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस में क्या नहीं होता है, तो हाई पिच बाउल साउंड, बाउल साउंड तो होती नहीं है, तो हाई पिच कहां से आएगा, सी इसका आंसर है। बट अब आपको सवाल किस तरह से पूछ सकता है, ये प्राइमरी पेरिटोनाइटिस से भी पूछ सकता है, सेकेंडरी से भी पूछ सकता है। तो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में जैसे मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस किससे मार्क होता है, मॉडरेट एब्डोमिनल पेन, अभी थोड़ी थोड़ी एब्डोमिनल पेन हो रही है, फीवर है, और नॉट बीइंग एबल टू हैव ए बाउल मूवमेंट, और बाउल मूवमेंट नहीं होती है, और पास गैस एंड मैलेस, ठीक है। तो एबल नहीं है गैस पास करने के लिए, और मैलेस कोई भी मतलब फीसिस पास करने के लिए एबल नहीं है, थोड़ी सी दर्द होती है। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस में अगर हम देखेंगे तो ये इंटेंस है, इसमें कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन जो है कांस्टेंट रहेगा, ये फैड नहीं हो रहा है फिर रुक रहा है, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन रहेगा। वर्स ऑन बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में वर्स होगा, बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगा पेशेंट ढंग से, नॉजिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिन में डिस्टेंशन, एकदम से पेट सख्त हो जाएगा उस पेशेंट का, लूज ऑफ एपिटाइट, कोई भूख नहीं लगेगी, फीवर होगा, और हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला सवाल जो है एग्जाम राक आपका एमएससी नर्सिंग, राक एमएससी नर्सिंग 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद पेरिटोनाइटिस, अब ये बोल रहा है कि मेडिकल मैनेजमेंट बताओ पेशेंट की जिसको पेरिटोनाइटिस है, इंक्लूड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स दिए हैं, आईवी फ्लूइड दिए हैं, और क्या करते हैं हम इस पेशेंट में, और हम क्या करते हैं बेसिकली डिस्टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, तो सक्शनिंग करेंगे, तो नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग इसका आंसर आ जाएगा। एनीमा तो नहीं देंगे भाई, वो कोई जरूरत ही नहीं एनीमा देंगे, ऑलरेडी डिस्टेंशन है उसको मार देना है क्या, क्लियर फ्लूइड डाइट देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग हम करते हैं। तो देखो नेजो नॉन सर्जिकल आर मेडिकल मैनेजमेंट यूज्ड इन माइल्डर केस, तो नॉन सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं माइनर केसेस में ऑफ पेरिटोनाइटिस के, इंक्लूडिंग क्या करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, और एनाल्जेसिक देंगे, और साथ में आईवी फ्लूइड भी देंगे। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत मल्टीपल एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारी चीजें, गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर रिमूव करना कैसे करते हैं, कौन सा मैन्यूवर, क्या, हर चीज, बहुत सारी चीजें आज इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी है। ये जितना भी लेक्चर अभी आपने पढ़ा है, इस सारे को आपने क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज जो भी आज करेगा वही कल सेलेक्ट होगा, वही कल सेलेक्ट होगा। अगर आप देखो रेगुलरली आप अगर पढ़ रहे हो ना, ये लेक्चर्स देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, बट अगर आप इनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, देखो सबसे मुश्किल सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि मुश्किल काम क्या है, मुश्किल काम पढ़ना नहीं है। पहली बार आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उठाओ, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा वो पढ़ने में। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उसको दूसरा टाइम पढ़ने में, उससे ज्यादा दिक्कत होती है उसको तीसरा टाइम पढ़ने में, मतलब जो रेपिटेशन वाली चीज है ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जो दिक्कत, जिसने वो पेन को बर्दाश्त कर लिया, बार बार रिपीट उस चीज को पढ़ लिया, वही सिलेक्ट होगा। क्लियर, तो मतलब जब आपने एक बार रिवाइज किया, आप समझो आप अपनी सिलेक्शन के पास आ गए, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, जब आपने 3-4 बार ऐसे कर लिया, तो आपका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। अब ये जो पिक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है, यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे ये आप हो, ये आप अपना एग्जाम देख रहे हो एम्स दिल्ली का, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पे, तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, तो 2026 में आपकी सिलेक्शन हो गई है। नॉर्सेट 10 है या नॉर्सेट 11, नॉर्सेट 12 जो भी है वो देख लो, सेलेक्टेड लिख के आएगा, आपकी कैंडिडेट आईडी यहाँ पे होगी, आपका नाम यहाँ पे लिखा होगा, आपका स्टेटस यहाँ पे लिखा होगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। तो ये दिन याद रखना, देखो अब ये दिन सबके लिए नहीं आता है, सिर्फ उनके लिए आता है जो रुकते नहीं है, याद रखना। तो ये जो सिलेक्शन वाला डे है, ये किसके लिए आएगा, ये जो रुकेगा नहीं, उसी के लाइफ में ये दिन आता है। तो अब वापस से 3 कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लो, आपका इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके साथ में आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करो, और इसके साथ साथ आपको हमको इंस्टा पे क्योंकि काफी रील्स आ रही हैं, उसको टेलीग्राम पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी पीपीटीज देखने को मिलती हैं। क्लियर, तो तीनों प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।